नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस में। यहाँ पर दो बिजनेस न्यूज़पेपर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वहाँ इन्हें हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ बिजनेस से रिलेटेड जो आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके एक्सपेंसेस, इनकम इन चीज़ों को इफेक्ट करने वाले हैं। ये सारे न्यूज़ को हम यहाँ पर इवैल्यूएट करेंगे। तो शुरुआत करूँगा मैं सबसे पहले आर्टिकल से। अगर ऐसे वीडियोस आपको पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से जो एक एडिटोरियल है और ये है कह रहा है टाइटल है डिफरेंशियल एक्सपोज़र। डिफरेंशियल एक्सपोज़र ये टाइटल है और ये है क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज हिट्स पुअर द हार्डेस्ट। जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। विद यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 29। तो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होते हैं हमें हमारे हर साल अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। काफ़ी ट्रेंड भी करता है ये टॉपिक। ट्विटर पे अगर आप देखें, यूट्यूब पे देखें, काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो यूनाइटेड नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है वो अभी 1 महीने से भी कम बचा है इसमें। एंड ये पेनफुली एविडेंट है कि क्लाइमेट क्राइसिस अभी भी एस्केलेट कर रहा है, बढ़ते जा रहा है बियॉन्ड द ग्लोबल एफर्ट्स टू टेम्पर इट। तो क्लाइमेट क्राइसिस किस तरीके से बढ़ रहा है, इवन दो हमारे जो एफर्ट्स है वो हम लगा रहे हैं, बट स्टिल इट्स नॉट इनफ। नो कंट्री इज इम्यून टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। कोई भी कंट्री इम्यून नहीं है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से। और जो दुनिया की सबसे गरीब कंट्रीज है, या फिर मैं बोलूंगा बिल्कुल लोएस्ट इनकम कंट्रीज में जो कंट्रीज आती हैं, उनके लोगों को सबसे ज्यादा इसका बोझ उठाना पड़ेगा। जो क्लाइमेट क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है, सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट इन लोगों को होने वाला है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक रीसेंट रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा, जो इंटरेस्टिंग इंसाइट्स देता है रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो एक रिपोर्ट आया वर्ल्ड बैंक के द्वारा जिसमें ये पता कर सकते हैं हम कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है क्लाइमेट क्राइसिस के, किसको कितना ज्यादा उसका भुगतान करना पड़ रहा है, उस कितना ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, किस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ग्लोबल वार्मिंग साउथ एशिया की यहाँ पे बातें थी इस पेपर में, और पेपर यूज करता है स्पेशली डिटेल डेटा ऑन क्लाइमेट शॉक्स एंड रिलेटिव वेल्थ टू एग्जामिन हाउसहोल्ड एंड फर्म एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट्स एंड फ्लड इन द वेक ऑफ इंक्रीज क्लाइमेट चेंज इंड्यूस वेदर शॉक्स। यहाँ वेदर और क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है कि किस तरीके से हाउस होल्ड, एक नॉर्मल हाउस होल्ड जो है उसका और एक फर्म का क्या एक्सपोजर होता है एक्सट्रीम हीट, कहीं पे एक्सट्रीम बाढ़ आ जाए, रेनफॉल हो जाए, इन चीजों का। तो अक्रॉस साउथ एशियन कंट्रीज, अगर साउथ एशियन कंट्रीज की बात की जाए, तो वो जगह जहां पर लोअर वेल्थ और पुअर हाउस होल्ड है, गरीब हाउस होल्ड है, उन वो हीट से ज्यादा एक्सपोज है। ठीक है। एंड अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो गांव की जगह हो, कोई विलेज एरिया हो, रूरल एरिया हो, या फिर कोई शहर हो। एडिशनली अर्बन एरियाज में जहाँ पे लोअर वेल्थ है, लोग जहाँ पुअर हैं, वो फ्लडिंग से ज्यादा एक्सपोज है। वहां पे फ्लडिंग के जो रिस्क है उनके लिए बहुत ज्यादा है। एंड इनके पास ऑफ कोर्स ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं अडॉप्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, एंड ये यूज करते हैं लोअर क्वालिटी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एक्सेस भी कम होता है इनके पास टू पोस्ट डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म्स। एंड जो पुअर है वो दे आर ऑल्सो मोर एक्सपोज, ये और ज्यादा एक्सपोज हैं टू क्लाइमेट शॉक्स, क्योंकि यहाँ पे इनके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। फाइनेंशियली दे डोंट हैव सरप्लस। प्रॉब्लम ये है, सरप्लस सेविंग्स नहीं होती है इनके पास। तो ये रिलोकेट नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि इस जगह पर लेट से बाढ़ आने वाली है, वार्निंग्स आ गई, सब कुछ आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये रिलोकेट कर लेंगे। दे आर मोर कंसर्न कि जो उनके पास एग्जिस्टिंग सामान है उसका क्या होगा, राइट। दे विल थिंक अबाउट द थिंग्स जो उनके एक्विजिशंस हैं, बिकॉज बहुत मुश्किल है इनके लिए दोबारा से नॉर्मल चीज भी एक्वायर करना। तो अमंग इंडियन फर्म्स, अगर इंडियन फर्म्स की बात की जाए, तो पेपर में स्मॉल नॉन एग्रीकल्चर फर्म्स के बारे में लिखा गया था कि ये ज्यादा एक्सपोज्ड हैं टू फ्लडिंग, बाढ़ एंड हीट देन लार्जर फर्म्स। तो बाढ़ और एक्सट्रीम गर्मी, इनका एक्सपोजर काफी ज्यादा है इसके अगेंस्ट एज कम्पेयर टू लार्जर फर्म्स। जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो डिसप्रपोर्शनेटली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस पे। यस, वी ऑल नो दैट कि हमारे जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं वो काफी ज्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में रहते हैं, एंड इनफॉर्मल सेक्टर में है जो बिल्कुल माइक्रो एंटरप्राइजेस हो गए, जैसे छोटे छोटे आप सड़कों के किनारे देखते हो। एंड क्लाइमेट चेंज के लिए ये, मतलब आप कह सकते हो कि वन ऑफ द वर्स्ट प्लेसेस है रहने के लिए। एंड मोर ओवर जो फर्म की प्रोडक्टिविटी है वो भी नेगेटिवली अफेक्ट होती है। अभी ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी आई थी, उसमें दिखाया गया कि इंडिया ने लूज किया है करीब 259 बिलियन आवर्स ऑफ लेबर एनुअली बिटवीन 2001 एंड 2020। एंड ये हुआ है ह्यूमिड हीट की वजह से।
एंड इसका अगर आप क्वांटिफाई किया जाए इसको, तो 624 बिलियन डॉलर्स का लॉस है, इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 7% ऑफ द ईयर्स जीडीपी, by hitting the poorest, the hardest climate change risks both amplify existing economic inequalities, causing people to fall into poverty. अब ड्यूक यूनिवर्सिटी का इन्होंने एक रिसर्च बताया जिसमें कहा गया कि इंडिया ने करीब 259 बिलियन आवर्स, घंटे ऑफ लेबर लूज कर दिए हैं पिछले 20 सालों में, 2001 से 2020 के बीच में, हीट के वजह से। क्योंकि हीट ज्यादा होती है तो अगर आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है कंपैरेटिवली। तो यहाँ पे ये इसका जो लॉस अगर आप रुपए में देखें, डॉलर्स में देखें, तो 624 बिलियन डॉलर्स का लॉस है, या 7% हमारे जीडीपी का। तो क्लाइमेट चेंज जो सबसे गरीब है उसे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, सबसे ज्यादा सताता है। और जो क्लाइमेट चेंज के रिस्क हैं वो, एक तो अभी जो इनइक्वालिटी है समाज में, उसको ये बहुत ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। ठीक है, जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे एंड इससे होता यह है कि और ज्यादा लोग पॉवर्टी में भी आ जाते हैं। तो एस्टिमेट बताते हैं कि कुछ एडिशनल 68 से 135 मिलियन लोग जो हैं वो ग्लोबली पॉवर्टी में आ सकते हैं 2030 तक, क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होगा? क्लाइमेट चेंज। तो अर्लियर दिस ईयर इस साल ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें पहली बार डीएलिनेट किया गया द राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। तो रिगार्डलेस कि वो कहाँ रहते हैं या उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने पड़ेंगे सबके लिए, क्योंकि सबके पास राइट है कि वो, ऑफ कोर्स मुझे लगता है राइट टू क्लीन एयर एक राइट है हमारा। ठीक है, हम खुली मतलब साफ हवा में सांस लें या साफ पानी पिए, दिस शुड बी अ राइट, हर इंसान के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अमीर है उसको ज्यादा ज्यादा साफ पानी मिलना चाहिए और जो गरीब है उसे नहीं मिलना चाहिए। बट यस, इसमें इट इट इज अ वेरी टफ प्रोसेस टू क्रैक कि हम किस तरीके से इसे सब तक पहुंचा सकते हैं। इस काफी इन्वेस्टमेंट भी इसमें हमें चाहिए होगा इफ वी वांट टू गो वेरी क्लीन। इन टाइम्स ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस जो एसोसिएटेड नेचुरल डिजास्टर्स हैं, उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी मिनिमाइज कर सकता है कॉन्सिक्वेंसेस को। बट अगेन इन चीज़ों में काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हो जिससे फ्लड में प्रॉब्लम ना हो या फिर एक्सट्रीम वेदर में प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें फाइनेंस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ये ऐसी चीज़ है अगर इसका एक्सेस लोगों को मिल जाए, इसमें लिखा हुआ है, तो काफ़ी बेटर हो सकती है लोगों की सिचुएशन। तो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उनकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं रिकवर करने के लिए और रीबिल्ड करने के लिए फिर से, अगर वो किसी क्लाइमेट इवेंट से इम्पैक्ट होते हैं तो। एंड इन्वेस्टमेंट करना बड़ा जरूरी है ह्यूमन कैपिटल में, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स, नॉलेज बिल्ड करना और टूल्स देना कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कर सके और रेजिलियंस को बढ़ा सके। तो ओवरऑल हम यही देख रहे हैं कि हमें लोगों को एक्सेस देना होगा बेटर फाइनेंस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का, उन्हें एजुकेशन देना होगा, कहीं ना कहीं हमें एक प्रोटेक्शन उन्हें देना होगा इस फॉर्म में कि वो अपने आप की मदद खुद कर पाए। आते हैं अगले आर्टिकल पर, आरबीआई बुलेटिन फॉर अक्टूबर। आरबीआई की बुलेटिन आई है अक्टूबर के लिए, इंटरेस्टिंग है। ग्रोथ आउटलुक कहा गया है आरबीआई द्वारा कि काफी बढ़िया रहने वाला है हमारा, जो बाकी जो एनालिस्ट हैं उनसे काफी अलग है, क्योंकि काफी सारे एनालिस्ट के हमने रिपोर्ट्स अभी बताए थे आपको, और उनका जीडीपी फॉरकास्ट 6.5 से 7% के बीच में ही आ रहा है। एंड ज्यादातर इंडियन जितने एनालिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं 6.5, 6.6%, 6.7%, दैट विल बी द एवरेज जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जीडीपी की ग्रोथ रेट। आरबीआई लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस नहीं लूज कर रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि जो हमारा 7.2% का जीडीपी डेटा है, वी आर गोइंग टू अचीव दैट। एंड इट्स अ गुड थिंग कि आरबीआई इतना कॉन्फिडेंट है व्हेन इट कम्स टू द डेटा। तो एग्रीगेट डिमांड जो है इज पोइज्ड टू श्रग ऑफ द टेम्पररी स्लो डाउन इन मोमेंटम इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ FY25। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो ये जो क्वार्टर चल रहा है हमारा, यहाँ पे फेस्टिवल डिमांड बढ़िया चलेगा। ठीक है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अक्टूबर बुलेटिन ने कहा है मंडे को कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं दुनिया में। आप देखिए, दो कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो ग्रोथ है ना, वो डोमेस्टिक इंजन से चलने वाला है, जो हमारा खुद का इंजन है। हमारे इंजन क्या है? हमारी कंजम्पशन, जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं। कुछ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं जिन्होंने दिखाया है कि थोड़ा सा मोमेंटम स्लैक कर रहा है, थोड़ा सा कम है। एंड ये इडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स की वजह से है, मतलब ये फैक्टर्स जैसे कि बारिश हो गई,
कहीं बारिश अनयूजुअली बहुत ज़्यादा हो गई, कहीं बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। तो इन चीज़ों की वजह से ये कह रहे हैं, ये जो इडियोसिंक्रेटिक फैक्टर्स हैं, इनकी वजह से ये हुआ है। लेकिन अगर आप आगे की बात करें तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़िया साइन दिखा रहा है इंडिया में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अच्छा है एंड कंजम्पशन जो है ये भी बढ़िया चल रहा है फेस्टिवल को लेकर के। तो आरबीआई प्रोजेक्ट कर रहा है कि इंडियन इकोनॉमी 7.2% के रेट से ग्रो कर जाएगी। काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट जैसा हमने बताया कि ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.8% का। इनफैक्ट आरबीआई का जो अपना खुद का इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स है वो प्रोजेक्ट कर रहा है ग्रोथ 6.8% का Q2 FY25 में। 20 बेसिस पॉइंट कम है जो प्रोजेक्शन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में की गई है उससे। तो आगे की अगर आप बात करें तो रूरल डिमांड जो है वो काफी बढ़िया रहने वाला है, इनका कहना है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है ये बढ़िया रहेगा क्योंकि कंजम्पशन बढ़िया है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है। फाइनेंशियल सेक्टर जो है यहाँ पे ये रेडी है कि ये इंटरमीडिएट रिसोर्सेज प्रोवाइड करे इन्वेस्टमेंट के लिए। हेल्दी बैलेंस शीट्स भी हैं इस वक्त। गवर्नमेंट भी कंटिन्यूड खर्चा कर रही है, केपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आउटलुक भी बहुत बढ़िया है। तो आरबीआई कह रही है कि सबसे पहले तो लोग काफी बढ़िया तरीके से पैसे खर्च कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब सोसाइटी में हमारे पैसा आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। क्रेडिट बढ़िया तरीके से स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, हमारे पास क्रेडिट अवेलेबिलिटी है, बैंक के पास लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है बहुत ज़्यादा एंड बैलेंस शीट्स भी हेल्दी है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है कंबाइंड फैक्टर्स ये हेल्प करेंगे हमारे 7.2% के टारगेट को अचीव करने के लिए। जो ग्लोबल ट्रेड है वो इनका कहना है कि थोड़ा स्ट्रेंथन हो रहा है पहले से एंड यहाँ पे एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है ये सेकंड हाफ में इस साल थोड़ा पिकअप करेगा। ऑल्दो काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट सिर्फ 1% का ग्रोथ दिखाया था हमारे फर्स्ट हाफ ईयर में एंड जो सेकंड हाफ ईयर में है एक्सपेक्टेशन है 4 से 5% की ग्रोथ की, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम ग्रोथ देयर। इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई की अगर बात करें तो अबव नॉर्मल रेनफॉल रहा मानसून में, जिसकी वजह से खरीफ प्रोडक्शन काफ़ी बढ़िया रहा है। हमारे पास बढ़िया स्टोरेज भी है जिसकी वजह से रबी का सीज़न आउटलुक भी बढ़िया है। तो ये इन्फ्लेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो क्रॉप्स वगैरह हैं ये प्रॉपर यहाँ रेनफॉल हो एंड बढ़िया क्वांटिटी में हो, नहीं तो हमारे फिर इन्फ्लेशन फोरकास्ट आगे के हमें चेंज करने होते हैं। एंड अपकमिंग मंथ्स में अनसर्टेनिटी है सराउंडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स एंड यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी परसिस्ट कर सकते हैं वेस्ट एशिया में, स्पेसिफिकली जो हम इजराइल और ईरान की बात करते हैं। और इसकी वजह से क्या लिखा है यहाँ पर, कमोडिटी प्राइसेस स्पेशली क्रूड ऑयल के दाम और मेटल के दाम यहाँ पर हमेशा पास थ्रू रिस्क रहेगा नेट इंपोर्टर कंट्रीज के लिए। नेट इंपोर्टर कंट्री जैसे इंडिया जो ओवरऑल ऑयल इंपोर्ट करती है, ठीक है। तो फ्यूचर कोर्स है मॉनेटरी पॉलिसी का, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें अकाउंट करना पड़ेगा रिस्क के लिए जो ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है और इन्फ्लेशन को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि आरबीआई क्या चाहता है कि इन्फ्लेशन कम हो लेकिन ग्रोथ भी नीचे ना आए। तो वी हैव टू सी कि हम दोनों को बैलेंस करके चले एंड फाइनली इन्फ्लेशन को अपने टारगेट तक ले जाके रेट कट्स शुरू कर दें। अब बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के रिजल्ट्स की। अल्ट्राटेक सीमेंट का जो सेकंड क्वार्टर का प्रॉफिट है ये 36% यहाँ पे फॉल दिखा रहा है। सो सीमेंट इंडस्ट्री में काफी कुछ हो रहा है। आप देखिए एक नई एंट्री हुई है अडानी इंटरप्राइजेस की और उन्होंने मेरे ख्याल से पिछले 1 साल में या 2 साल में काफी सारे सीमेंट कंपनीज है जिन्हें खरीद लिया है, राइट। एंड अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे बचा कुचा आप कहोगे बड़े कंपनीज में से एक है जो उसके अगेंस्ट कम्पीट कर रहा है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट ने मंडे को अभी अब रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं अपने और मिस कर दिया है स्ट्रीट के एस्टिमेट्स, जो एनालिस्ट के एस्टिमेट्स थे वो अचीव नहीं कर पाया। अगर आप देखेंगे डिमांड का स्लो डाउन था, सबसे पहले तो उनका कहना है कि डिमांड कम आया मॉनसून की वजह से एंड इसकी वजह से प्राइस रियलाइजेशन भी कम हुए। प्रॉफिट 36% कम आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड रेवेन्यू भी कम हुआ है, इनका रेवेन्यू भी 2.4% कम आया है पहले से। डोमेस्टिक सेल्स रेवेन्यू 4% कम है। अगर आप देखें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो ओवरऑल प्रोजेक्ट्स थे वो देखिए इलेक्शन ईयर हमेशा ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और हर चीज थोड़े डिले हो जाता है, क्योंकि आप इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं अनाउंस कर सकते हो, आप नई चीजें नहीं पास कर सकते हो ऑर्डर्स को। तो ओवरसीज सेल्स जो है ये यहाँ पे इंक्रीमेंट आई है, रेवेन्यू करीब 39% बढ़ा है ओवरसीज। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे कंपनी का जो ग्रे सीमेंट रेवेन्यूज है ये 6% कम है, व्हाइट सीमेंट रेवेन्यूज 10% कम है। कंसोलिडेटेड मतलब टोटल रेवेन्यू सेल्स जो है ये 3% डाउन है एनुअली टू 15,308 करोड़। यहाँ पर डिमांड जो है ये कह रहे हैं कि सेकंड हाफ में बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये डबल डिजिट ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके आगे। एंड जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो ये भी कह रही है कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं कैपेसिटी को बढ़ाने में और ज्यादा सीमेंट प्रोडक्शन में कैपेसिटी लाना चाहते हैं। इसके अलावा जो इंटीग्रेशन है ऑफ
केशोराम सीमेंट्स ये भी नीचे अभी काफ़ी पास आ चुका है। कंपनी ने ईयर मार्क किया है, मतलब एलोकेट किया है 400 से 500 करोड़ की स्पेंड करेंगे अपने फॉर्मर फैसिलिटीज को अल्ट्राटेक के पार लाने के लिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एंड अगले 2 साल में ये खर्च किया जाएगा। अल्ट्राटेक की जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अब 150.7 मिलियन मेट्रिक टन हो चुकी है एट द एंड ऑफ सितंबर विद एडिशन ऑफ 9.9 एमटीबीए। तो यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही है। देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन तो हुआ है, जितने भी इंडिया में बड़ी कंपनीज है ना सीमेंट की, वो कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। अडानी भी किस तरीके से एक्विजिशन कर रहा है आप देख रहे हो, तो अडानी ग्रुप भी यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में अब छोटे फर्म्स का मुझे लगता है कोई रोल नहीं रहा है। अब सिर्फ बड़े फर्म्स ही एक दूसरे से कम्पीट कर सकती है, तो हमें इसीलिए काफी मर्जर्स और काफी एक्विजिशन देखने को मिले हैं स्पेसिफिकली सीमेंट इंडस्ट्री में। तो देखिए रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज है कि मैनेजमेंट आगे को लेकर के पॉजिटिव है। इवन डबल डिजिट ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है सेकंड क्वार्टर में। तो सेकंड क्वार्टर नहीं, सेकंड मैं कहूंगा हाफ ईयर में, क्योंकि आधा 6 महीने खत्म हो चुके हैं, जो सेकंड हाफ है इस साल का, वहां पे काफी बढ़िया एक्सपेक्टेशंस है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये भी इंपॉर्टेंट है सबके लिए। इकोनॉमिक इंडिकेटर है मैं कहूंगा ये कंपनीज के लिए। हायरिंग एक्टिविटी जो है वो 2 साल के हाई पे आ गई है सितंबर में। हायरिंग एक्टिविटी मतलब आपके देखेंगे ओवरऑल जो कंपनीज हैं अक्रॉस सेक्टर्स अब पहले से ज्यादा वैकेंसीज निकाल रही हैं। इसका मतलब कंपनीज को कहीं ना कहीं आगे बढ़िया रेवेन्यू और सेल्स की एक्सपेक्टेशन है। तो हायरिंग एक्टिविटी जो है ये 2 साल के हाई पर पहुंच गई है। 27% इंक्रीज हुआ है फ्रेश हायरिंग अक्रॉस व्हाइट कॉलर जॉब्स। ट्रैकर ने रिपोर्ट किया है कि हर एक सारे सेक्टर्स में हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये काफी मैं कहेंगे कि सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, क्योंकि इंडेक्स रिटर्न्स जो है वो प्री पेंडेमिक लेवल्स पर आ चुके हैं। ट्रैकर ने ऑब्जर्व किया कंसिस्टेंट ग्रोथ सारे सेक्टर्स में, तो कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं है यहाँ पे जहाँ पे काफी ज्यादा ग्रोथ है या काफी कम ग्रोथ है। आईटी सेक्टर में प्रॉमिसिंग साइंस आए हैं रिवाइवल के, जॉब क्रिएशन भी बढ़िया हुआ है, और ऑफ कोर्स ये हमारा इकोनॉमिक बैकबोन है, तो ये अब अपना रोल अच्छे से निभा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे 48% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है। राइजिंग डिमांड आ रही है इंडस्ट्री से, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल्स, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी एंड टेक्सटाइल, इन सारी सेक्टर्स में हायरिंग डिमांड अच्छी खासी है। जो ऑटोमेशन में एडवांसेस हैं टेक्नोलॉजी में, जैसे कि 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये की फैक्टर्स हैं डिमांड को ड्राइव करने के लिए। एंड जो ट्रैकर है इन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि इन टर्म्स ऑफ रोल्स हॉस्पिटैलिटी में भी 35% एनुअल इंक्रीज देखने को मिल रहा है डिमांड में, क्योंकि जो कंपनीज हैं वो इंक्रीजिंगली फोकस कर रही है पर्सनलाइज्ड एंड टेक्नोलॉजी एनहांस्ड एक्सपीरियंस पे। इन एडिशन जो प्रोफेशनल्स हैं फाइनेंस में, अकाउंट्स में, जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ रेट बोथ एनुअली एंड इन पास्ट मंथ। तो हॉस्पिटैलिटी से लेके आईटी आप देखिए, मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल, ऑटोमोबाइल, हर जगह में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल्स ने तो हाईएस्ट डिमांड देखा है अमंग जॉब रोल्स, जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट में 15% ग्रोथ है, आईटी में 6%, फाइनेंस में 16%, सेल्स में 7%, कस्टमर सर्विस में 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे काफी बढ़िया ये इंडिकेटर है आगे, मैं कहूंगा फ्यूचर के लिए, कि हम काफी बढ़िया आगे एक्सपेक्टेशंस लेके चल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू रेवेन्यूज, व्हेन इट कम्स टू सेल्स, व्हेन इट कम्स टू एक्सपेंशन। क्योंकि कंपनीज अक्रॉस सेक्टर तभी इतना हायरिंग करेंगी, तभी इतना पैसा खर्च करेंगी जब उन्हें लगता है कि आगे कैपेसिटी एक्सपेंशन की जरूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने फीडबैक को जरूर ड्रॉप करें कमेंट सेक्शन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।